ईरान करेगा सरेंडर या फिर अमेरिका को चीन से लगता है डर? आज ये सवाल हम नहीं, पूरी दुनिया अमेरिका से पूछ रही है, क्योंकि जिस तामझाम के साथ अमेरिका ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया, उससे तो ऐसा लगा कि ईरान अब भूखे मरेगा। अब ईरान एक एक डॉलर को तरसेगा। अब दुनिया का कोई देश, चाहे चीन ही क्यों ना हो, ईरान से ना तो एक बूंद तेल खरीदेगा और ना ही अपना कोई सामान ईरान को बेचेगा। भारी अमेरिकी बमबारी के बीच खड़ा रहने वाला ईरान, उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि वो अमेरिका के आगे घुटने टेक देगा। लेकिन ऐसा वाकई होगा क्या? क्योंकि अमेरिका ने ईरान के जिन 5 सेक्टर पर पाबंदी लगाई है, उसमें ईरान की लाइफलाइन यानी बैंकिंग सेक्टर सीधे तौर पर शामिल नहीं है। ये वही बैंकिंग सेक्टर है जिसमें चीन के बैंक भी शामिल हैं, जो कहा जाता है कि ईरान के लिए बड़ी लाइफलाइन है। इस बीच चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे सिर्फ तनाव बढ़ने वाला है, कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि वो इन कदमों के लिए पहले से ही तैयार था, इन कदमों से आसानी से निपट लेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका के नए प्रतिबंध वाकई कितने कारगर होने वाले हैं, और अगर ये प्रतिबंध कारगर नहीं हुए तो क्या ईरान में कट्टरपंथ और ज्यादा मजबूत होंगे? तो क्या फिर बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद होने वाला है, या फिर ये लड़ाई एक नए लेवल पर जाने वाली है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान, जो इस पूरे डेवलपमेंट में पिछले कई सालों से कह सकते हैं नजर बनाए हुए हैं। पिछले 6 महीने से, जब से युद्ध शुरू हुआ है, पल पल की खबर देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। उनसे आपका परिचय कराऊं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर वीना सिकरी मैम हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट रॉबिंदर सचदेव साहब हैं, लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी हैं, ग्लोबल सिटीजन फोरम के प्रेसिडेंट प्रमित माकोड़े साहब जुड़ेंगे, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट कमर आगा साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा वीना सिकरी मैम आपसे। इस प्रतिबंध का ऐलान जिन बड़े शब्दों के साथ किया गया और फिर उसका जो एक्शनेबल पॉइंट दिखा, वाकई आपको लगता है कि ईरान की कमर तोड़ने के लिए, ईरान को सरेंडर कराने के लिए काफ़ी है? देखिए, आज जो ऐलान हुआ है, इसका मकसद यही दिखता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत उत्सुक हैं कि किसी न किसी तरह से ये युद्ध बंद हो जाए। और उनके लिए 2 पाबंदियाँ हैं। एक तो उनका जो उनकी पॉपुलैरिटी है बहुत नीचे हो गई है, 33% उनका जो हो रहा है पॉपुलैरिटी लेवल्स, वो बड़ा अनपॉपुलर है। और दूसरा, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, 2 सवा 2 महीने रह गए हैं और किसी न किसी तरह से ये वो लड़ाई से निपटाना चाहते हैं। और पहले उन्होंने मिलिट्री अटैक की तैयारी की थी कि वो ईरान के ऊपर ऐसी भारी बमबारी करेंगे, मिलिट्री अटैक करेंगे, मिसाइल्स, इंटरसेप्टर सब कुछ करेंगे कि ईरान बिल्कुल अपने घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन ये तो हो नहीं पाया, क्योंकि अमेरिका को खुद अपने मिसाइल, इंटरसेप्टर्स, एम्यूनिशन सप्लाईज में कमियां आ गई हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। उक्राइन भी भेज रहे हैं और इज़राइल को भी दे रहे हैं, तो इसलिए उनमें कमी आ गई। और उनके जनरल्स ने एडवाइस किया कि देखिए, मिलिट्री वॉर ना कीजिए, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब उन्होंने उसके बदले इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू की है। लेकिन मैं बता दूं कि इस बात की ऐलान करने से पहले कि वो ये करेंगे और सारे देशों पे पाबंदियां लगेंगी, उन्होंने कुछ दिन पहले आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत की है टेलीफोन पे। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू की थी ये बातचीत, उन्होंने फ़ोन किया और उसके तुरंत बाद आसिम मुनीर ईरान के लिए रवाना हुए। कल का पूरा दिन आसिम मुनीर ईरान में थे और संदेशा यही लेके आए थे कि अमेरिका चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से टॉक्स शुरू हो जाए और ईरान थोड़ी-सी नम्रता दिखाए अपने में। और लेकिन आसिम मुनीर को ईरान की तरफ से कुछ पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारी डिग्निटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमने दिखा दिया है कि हम वी कैन विन, तो इसलिए हम अभी टॉक्स के लिए नहीं आएँगे। और आसिम मुनीर वापस चले गए। तो एक तो ये तरफ की बात है कि जो टॉक्स, उम्मीद थी कि शायद अगर टॉक्स शुरू हो जाएँ तो पूरा निपटा जाएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि सारे देशों पे पाबंदियाँ लगेंगी, सबसे बड़ा परचेज़र ईरान से तो चीन है। 90% चीन की ये जो ऑयल है वो ईरान से आती है। और चीन ने साफ इनकार कर दिया है कि वो इस पाबंदी को नहीं मानेंगे
और वो यूनिलैटरल सैंक्शन में बिलीव नहीं करते हैं और इसलिए वो जो खरीद रहे थे ईरान से वो इस मामले को कंटिन्यू करेंगे और कुछ भी पाबंदियां को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी हैं देश तुर्की और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और उसके बाद शायद फिर पाकिस्तान भी आता है जो ईरान से कुछ लेता है। सो ये सब चीज़ों के लिए वैसे तुर्की अगर मानेगा कि नहीं, अभी उनकी तरफ से कुछ ऐलान आया नहीं है और यूएई ने पहले ही कह दिया था कि हम ईरान से अपने ट्रेड कम करेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी जो है इस इकोनॉमिक डी-डे का जो असर होगा, उसका पूरा डायमेंशन जो है अभी पता नहीं चल रहा है, वेदर इट विल हैव एन इम्पैक्ट और नॉट। अगर चीन बिल्कुल इनकार पे रहा और वो उन्होंने बिल्कुल बात स्वीकार नहीं की और जो वो खरीद रहे हैं ईरान से वो लगातार खरीदते जाएँ, तो इसका वाक़ई साफ लगता है कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। और हमें सब पता है कि प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं, बड़े मिडल ऑफ सितंबर में 2-3 हफ्तों के बाद वो अमेरिका में होंगे और इसलिए अमेरिका भी नहीं चाहता कि चीन के साथ जो उनके रिश्ते हैं, वो किसी तरह से हिल जाएँ या अनकम्फ़र्टेबल हो जाएँ। तो फ़िलहाल इसका इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि इतना होगा। लेकिन ये जो प्लॉय था कि इस प्रेशर में आके, दबाव में आके ईरान टॉक्स पे मान जाए, ये आज तक तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद ज़रूर अमेरिका की तरफ से होगी कि अगले 2-3 दिनों में ये मान जाए। लेकिन देखिए, एक बात ये है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप ने कई बार कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला है, ये अमेरिकन टेरिटरी है और हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वर्चुअली बंद है और इसके जो समझौता ईरान और ओमान के बीच चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे चलाना है, ये आज के दिन में भी ओमान का फॉरेन मिनिस्टर ईरान में है और वहाँ बातचीत चल रही है और इसलिए वो भी मामला जो है अभी ठीक हुआ नहीं है। जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका का है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, ये ज़रूर काफ़ी दिनों से अभी है, लेकिन उसमें भी हमने देखा है कि अमेरिकन सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर वो विथड्रॉ हो जा रही है और एक नया उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर मिडल ईस्ट से बुलवाया है टू टेक द प्लेस इन द थिंग। सो इवन द नेवल ब्लॉकेड, उसका फ्यूचर जो है कितनी देर रहेगा, अभी तक इसके बारे में कुछ हम साफ नहीं कह सकते। तो तो आपके ये हिसाब से जो कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि यूएस का जो प्रतिबंध कितना कारगर होगा, हालांकि बैकडोर से बातचीत चल रही थी जो अब तक सफल हो नहीं पाई, लेकिन आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा कि अमेरिका को भरोसा था कि ये शायद मान जाएंगे, हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे तो मान जाएंगे, और जो मिलिट्री एक्शन ले रहे थे तो वो बहुत कारगर होता दिख नहीं था, उसमें अमेरिका फंसता जा रहा था। हमारे साथ बोस्टन से जुड़े हैं प्रमित माकोड़े साहब, जो कि ट्रंप की नीतियों को बड़ा ही करीब से देखते रहे। प्रमित माकोड़े साहब, ऐसे में आपको लगता है कि ट्रंप के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि बहुत दिन तक सैन्य कार्रवाई कर नहीं सकते थे, दूसरा रास्ता था सैन्य कार्रवाई से बचने का कि आर्थिक प्रतिबंध लगा दो, वो कितना कारगर हुआ कितना कारगर नहीं हुआ सब्जेक्टिव रहेगा, धीरे धीरे करके अपना इस वॉर से बाहर निकल जाएंगे, या फिर वाकई अमेरिका को लगता है कि इस आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान घुटने टेक देगा? Thanks for having me on your show. See, I have a very different viewpoint from my previous panelist sitting in US and discussing here in Washington. In America, people are feeling comfortable. At least the strategists and the think tanks are feeling comfortable. In the first 1 month, जो मिलिट्री का जो इम्पैक्ट था, मिलिट्री वॉर का जो इम्पैक्ट था, वो काफी हद तक अमेरिका का अपर हैंड उसने पूर्ण रूप से दर्शाया। चाइना, रशिया और तमाम सालों की जो मदद की थी ईरान की, और जो एक उन्होंने एक पूरा जबरदस्त उनका जो एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स देके जो एक उन्होंने अपनी रक्षा प्रणाली वहां पर एस्टेब्लिश की थी, उसको विद इन 1 मंथ काफी हद तक, यानी जब आप कहते हैं 70 to 80% उसको एक तरह से डिसमेंटल किया गया, आघात पहुंचाया गया, तो दैट्स अ बिग सक्सेस फ्रॉम एनी स्ट्रेच। युद्ध तो वैसे महीनों चलते हैं, सालों चलते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में जो उसपे मिलिट्री आघात हुआ, उसपे अमेरिका हैज शोन अ वेरी क्लियर अपर हैंड एंड द होल वर्ल्ड हैज सीन द अमेरिकन मिलिट्री माइट। वहां पर उनके 150 से ज्यादा युद्धपोत खत्म कर दिए गए। ये सब तो स्टैटिस्टिक्स हैं ही, कुछ इस पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बट उनकी एयरफोर्स की जो क्षमता थी उसको काफी हद तक कम किया गया। इनिशियली उन्होंने ड्रोन्स के थ्रू जरूर कुछ सरप्राइज दिए थे, ऑलवेज देयर विल बी सम सरप्राइजेस इन वॉर। तो अमेरिकन मिलिट्री वाज लिटिल बिट सरप्राइज, क्योंकि उनके सस्ते ड्रोन पे हमको बड़े महंगी मिसाइल्स को अटैक करना पड़ता था, बट विद इन
few weeks, America and Israel, they recalibrated and they found a way how to neutralize their drones with any cost-effective measures. तो ओवरऑल मिलिट्री इम्पैक्ट काफी अच्छा रहा, लेकिन फिर से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक बड़ा मुद्दा आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर उन्होंने एक तरह से सरप्राइज भी दिया और अमेरिका has gone few steps back because of that, but that was again for few weeks. Then America has very strategically flipped the script और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूर्णतः नहीं लेकिन काफी हद तक अमेरिका कंट्रोल कर रहा है. तो ये भी एक अमेरिका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है उसकी वजह से भी एक जबरदस्त प्रेशर ईरान पे पड़ने लगा था, बट वो उतना प्रेशर नहीं हुआ था जिसकी वजह से वो पूर्ण रूप से निगोशिएशन टेबल पे आके अमेरिका के तर्ज पे निगोशिएशन खत्म करें. प्रेसिडेंट ट्रम्प की आदत बहुत क्लियर है, उनकी जो आदत है, उनकी जो स्टाइल है, दैट मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम डिटरेंस और अपने तर्ज पे ही निगोशिएशन करना. और अगर आप सामने वाला निगोशिएशन में नहीं माने अमेरिका की टर्म्स पे तो फिर प्रेशर को डबल करना और फिर वापस निगोशिएशन टेबल पे आना. तो उसी का काफी एक परिणाम है, बिकॉज एज आवर प्रीवियस पैनलिस्ट हैज राइटली सेड कि there is a lot of pressure right now how to end this war fast because midterms are approaching quickly and it is not going to be a good optics if the war is continuing during the November time frame. तो उसकी वजह से ये जो अभी एक इंटेंस इकोनॉमिक प्रेशर भी जो दिया गया है उसके आप परिणाम कुछ हफ्तों में जरूर देखेंगे. इट इज लिटिल बिट टू ऑप्टिमिस्टिक टू से कि कुछ दिनों में हमको परिणाम दिखेंगे. अभी तो लोग आकर निश्चित रूप से माइक्रोफोन पे इसका विरोध करेंगे, इसके अपोज में बात करेंगे, बट इवन चाइना, द स्ट्रेटेजिक टारगेट इज चाइना बिकॉज द सेकेंडरी सैंक्शंस आर गोइंग टू इम्पैक्ट देम वेरी हार्ड. एंड आप देखेंगे कि चाइना भी माइक्रोफोन पे आकर अभी तो ईरान का साथ. परमित जी, ये